आज नागार्जुना सागर डैम पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई। इतवार की छुट्टी के चलते बड़ी तादाद में यहां लोग पानी का नजारा करने के लिए पहुंचे थे। आबी जखीरे के करीब नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त पर इस दौरान पाबंदियां आयद रही। पैदापुर, हालिया और मिरियालगुड़ा के रास्तों से ट्रैफिक का रुख मोड़ा गया। पूरे रास्ते पर आज सैकड़ों गाड़ियां खड़ी नजर आई। पुलिस हुक्काम ने लोगों से अपील की कि वो आज अपने तफरीही प्रोग्राम को मुलतवी करें। डैम से 5-6 किलोमीटर तक गाड़ियां सड़क किनारे पार्क की हुई नजर आई। आज इस डैम पर लोगों का हुजूम देखा गया। याद रहे कि दरिया कृष्णा में बालाई इलाकों से बड़े मकदार में पानी आने के बाद डैम के तमाम दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। डैम के दरवाजे के करीब जाने से सयाहों को रोका जा रहा है। आज इंतजामिया ने पानी के बहाव वाले रास्ते पर खारदार आहनी बाड़ भी लगा दी है। दूसरी जानब डैम के पानी से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कंपनियां बिजली पैदा कर रही हैं। आज तेलंगाना के कुछ मकामात पर हल्की बारिश हुई। वरंगल शहर में आज आसपास इलाकों में कई दिनों बाद लोगों को अपनी छतरियां और रेनकोट निकालने पड़े। शहर में कुछ रिहायशी कॉलोनियों समेत कई सड़कों पर जलथल का मसला पैदा हो गया। लोगों का कहना है कि वरंगल में थोड़ी बारिश के बाद सड़कें झीलों में तब्दील हो जाती हैं। नालों और नालियों और ड्रेनेज निज़ाम की मरम्मत और सफाई पर ध्यान न देने की वजह से ऐसा हो रहा है। जिला जगतियाल में आज आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। जगतियाल के वीकली मार्केट में इस दौरान बारिश का पानी जमा हो जाने से लोगों को मुश्किल का सामना रहा। आज बारिश के नतीजे में किसानों के चेहरों पर खुशी देखी गई। किसानों के मुताबिक फसलों की सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत पूरी हुई है। एक हफ्ते बाद बारिश के बाद मौसम तब्दील हो गया। ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 की मनसूखी पर आवाम में मसरत पाई जा रही है। उन्होंने तलाक़ सलासा को बर्खास्त करने का सहरा भी नरेंद्र मोदी हुकूमत के सर जाता है। हैदराबाद के तारनाका में मुनक़्क़दा एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर उन्होंने ये बातें कही। किशन रेड्डी ने कहा कि आइंदा दिनों में हिंदुस्तान ताकतवर तरीन ममालिक में शामिल हो जाएगा। हैदराबाद के साबिक़ मेयर कार्तिका रेड्डी ने भी किशन रेड्डी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की साबिक़ मेयर बीजेपी में शामिल होंगी। किशन रेड्डी ने कार्तिका रेड्डी की सालगिरह पर उनको मुबारकबाद भी पेश की। हैदराबाद में आज आलमी यौम फोटोग्राफी मनाया गया। इस सिलसिले में आज हैदर महल बेगमपेट की एक होटल में तकरीब मुनक़्क़िद की गई। मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर सिनेमाटोग्राफी टी श्रीनिवास यादव, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार जोशी, तेलंगाना मीडिया अकेडमी के सदर अलम नारायणा के अलावा दीगर शख्सियात शरीक हुई। इस दौरान फोटो जर्नलिस्टों की हर सतह पर हौसला अफजाई पर जोर दिया गया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास ने कहा कि सहाफ़त के मैदान अमल में फ़ोटो और वीडियोग्राफरों का अव्वल मकाम होता है। एस के जोशी ने हैदराबाद में फ़ोटोग्राफी की तारीख पर रोशनी डाली। అందుకే ఐపీఆర్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా మంచి పని చేశారు. ఇందాక గౌరవ మంత్రి గారు కూడా కాఫీ టేబుల్ బుక్ పెడతాం. ఈ అన్ని 4 కేటగిరీస్లో అందరికీ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫోటోగ్రఫీ మీరు హిస్టరీ చూస్తే మన రాష్ట్రంలో రాజా దీన్ దయాళ్ గారు ఉన్నారు. 1844 to 1905 వరకు ఆయన నిజాం కాలంలో 6th నిజాం హైదరాబాద్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ ఆసఫ్ జహా 6 టైంలో ఆఫీషియల్గా ఫోటోగ్రాఫర్గా పనిచేశారు. అప్పటి నుంచి
చాలా మారింది. అంతకుముందు ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోగ్రాఫ్ అయితే దీని తర్వాత కలర్ అయింది, దీని తర్వాత ఇప్పుడు వీడియోగ్రఫీ కూడా వచ్చింది. సో ఫోటోగ్రఫీ కుడ్ బి ఏ హాబీ, ఫోటోగ్రఫీ కుడ్ బి ఏ ప్రొఫెషన్. జర్నలిజంలో అత్యంత దిగువన ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరన్నా ఉండంటే ఓన్లీ ఫోటోగ్రాఫర్స్. ఈరోజు మారుతున్న టెక్నాలజీ లోపల ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఈ ఫోటోగ్రాఫర్గా ఉండడం అనేది, కుటుంబ సభ్యుల ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ తనకున్నటువంటి ఫ్యాషన్, నేను ఫోటోగ్రాఫర్గానే నా జీవితం కొనసాగిస్తా అనేటువంటి కమిట్మెంట్తోనే చాలామంది ఉన్నారు. ఈరోజు మనం చాలా విలేజ్లకు కానీ ఎక్కడన్నా వెళ్తుంటే 60-70 సంవత్సరాలు 80 సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆ కెమెరా పట్టుకొని, ఆ పాతకాలం కెమెరా పట్టుకొని వస్తారు. ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఒక్క పదంలో చెప్పుకుంటే మీరు ఒక 100 పదాలతోటి రాసిన ఒక్క పేజీ లేదా 5 పేజీలు లేదా 10 పేజీలు, ఎన్ని పేజీలు అన్నా రాయండి, ఒక ఫోటో దీని అందరికీ కూడా సమానం చెప్పేది ఒకటే ఒక ఫోటో. చిత్రకళకి ఫోటోకి అంత గుర్తింపు ఉంటుంది. భారతదేశంలో కొన్ని చిత్రాలని మనం ఎన్నడూ మర్చిపోలేము, అంతర్జాతీయంగా కొన్ని చిత్రాలు ఉంటాయి, ఎన్నడూ మర్చిపోలేము. अपनी सरजमीन से बिछड़ने का दर्द क्या होता है ये कश्मीरी पंडित से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन अपने घर से दूर कई शहरों में बसे ये लोग जिंदगी खुलकर जी रहे हैं। हैदराबाद में भी कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले जब मारूफ कश्मीरी गुलकारा कैलाश मेहरा ने अपने सुर का जादू बिखेरा। पेश तफसीलात। चिनार के पत्तों से छनकर आती हवा इस बार बदली बदली सी है। जब से दफा 370 हटी है तब से वादी कश्मीर में चलती बयार ने जैसे जहलम और चिनाब की बंदिशों को मानने से इनकार कर दिया है और इस हवा से पूरी दुनिया में बसे कश्मीरी पंडितों की तरह हैदराबाद में रह रहे कश्मीरी पंडित भी झूम रहे हैं। जो हम इतने सदियों से चाह रहे थे, जो हमारे को लगता था कि हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे, ये दायरा हटते ही, यूनियन टेरिटरी बनते ही हमारे को वो लगने लग गया कि वो सच अब सच होगा। तो उसकी जो मिट्टी की खुशबू एक है, वो खुशबू आनी शुरू हो गई है। एक जो चाह थी वापस जाने की, वो चाह बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से जागरूक हुई है। तो आज हमने यहाँ पे एक ऐसा समा भी बांधने की कोशिश की कि हम अपने वो जो कश्मीरी जो मेमोरीज थे उसको हम रिवाइव करें। हम ऑलमोस्ट ट्रांस में चले गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हम कश्मीर में ही इस वक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि अब ये सब कुछ ऐसा लगने लग गया है कि यहाँ हमारे विद इन अवर रीच। अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू से 30 साल तक दूर रहने के दर्द को समझा जा सकता है। कहते हैं जुदाई जितनी लंबी होती है, मिलन की तड़प भी उतनी ही ज्यादा होती है और अब तो मिलन का वक्त आ गया है। कल्चरल इवनिंग बनाई है। अगर आप देखेंगे इसी प्रोग्राम का लिखा है जू छुम ब्रह्मा गर्गस। इसका मतलब है कि माई सोल अर्न्स टू रिटर्न माई होम लैंड, जो कि मुझे पिछले 30 साल से उससे मैं वंचित हूँ। आज मैं ये जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आर्टिकल हटा दिया है, इसको एबॉलिश किया है, इसका वेलकम करने के लिए भी ये हमारे को एक आनंदित उत्सव है आज कि ये मेरे उस माई सोल अर्निंग फॉर रिटर्न टू माई होम लैंड, उसके लिए एक पहला स्टेप है। इसके बाद मुझे सपना देखने का अभी ऐसा nobody was out of us thinking that it will happen, but by this decision by the government of India, we welcome that. There is a hope generated in all Kashmiri people all over the world. हैदराबाद में कश्मीरी पंडितों ने कैलाश मेहरा साधु को बुलाया था। उन्होंने ऐसा समा बांधा कि सब झूमते रह गए। ललित ललवान बहुत
ये शाम अनूठी थी, या यूं कहें कि कश्मीरी पंडितों के लिए अब हर शाम अनूठी है। एक लंबे अरसे बाद इन्हें उम्मीद की किरण नजर आई है, अपने घर वापसी की उम्मीद, अपनी सरजमी पर पहुंचने की उम्मीद। न्यूज 18 के लिए हैदराबाद से संजय तिवारी की रिपोर्ट। रईस, इस वक्त आपको लिए चलते हैं दिल्ली में तलाक सलासा मामले पर। प्रोग्राम में अमित शाह खिताब कर रहे हैं। बैठ जाइए, थोड़ी देर जमीन से जुड़ जाओगे तो तकलीफ नहीं आएगी, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाइए भैया आप भी। पीछे भी बैठ जाओ भाई सब लोग। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान श्याम जाजू जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध संस्थान के डायरेक्टर और मेरे मित्र श्रीमान अनिर्बाण गांगुली जी, और आज इस मावलंकर सभागृह के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आज ट्रिपल तलाक ये विषय पर मेरे विचार रखने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। ट्रिपल तलाक पर कई बार कई फोरम में मेरा बोलना हुआ है, मगर आज तक ट्रिपल तलाक की कुप्रथा पर बोला, थोड़े समय पहले ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस और विधेयक पर बोला, मगर आज बहुत अच्छा लगा रहा है कि ट्रिपल तलाक कानून पर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये कानून आज पारित हो गया है। कानून ट्रिपल तलाक ये सर्वविदित है कि इस देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के लिए एक दुस्वप्न जैसी ये प्रथा थी। उनको अपने अधिकारों से वंचित रखने की प्रथा थी। मानव नाते ईश्वर दत्त प्रभु ने जो उनको समानता का अधिकार दिया है, उससे दूर रखने वाली ये प्रथा थी, ये कुप्रथा थी। इसमें किसी के मन में संदेह नहीं। जो ट्रिपल तलाक के पक्ष में खड़े हैं उनके मन में भी संदेह नहीं है, और ट्रिपल तलाक बिल के कानून के विरोध में खड़े हैं उनके मन में भी संदेह नहीं। मैं विरोध शब्द का जब प्रयोग करता हूं तब मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं कि ट्रिपल तलाक कानून का कई राजनीतिक दलों ने संसद के फ्लोर पर विरोध किया है, मगर मैं मानता हूं कि वो भी अपने मन के अंदर जानते हैं कि कुप्रथा है, इसको जितनी जल्द हटानी चाहिए हटा देनी चाहिए, मगर उनमें वो साहस नहीं। और इसी का कारण था कि ये कुप्रथा इतने सालों तक चली। और मैं कानून के ऊपर आने के पहले, कानून बनाने के कारण और एक कुप्रथा को हटाने के कारण पर आने के पहले थोड़ी पृष्ठभूमि रखना जरूर चाहता हूं कि क्यों इस प्रकार का कानून लाने में इतनी देर लगी, क्यों देश की सर्वोच्च अदालत ने इंटरवीन करना पड़ा। हमारी समाज रचना के अंदर, हमारी राजनीतिक क्षेत्र की परिस्थिति के अंदर और हमारे राजनीतिक विचारधारा प्रवाह के अंदर ऐसी क्या चीज थी जो हमें रोकती थी। मैं इस विषय पर आप सबको जरूर बात करना चाहता हूं।
कोई भी कुप्रथा हो, कोई भी सामाजिक दूषण हो, उसको जब निर्मूल करते हैं तो समाज में विरोध नहीं होता है, उसका स्वागत होता है। परंतु ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को, ये सामाजिक दूषण को, करोड़ों माताओं बहनों को अन्याय करने वाले इस रिवाज को हटाने के लिए इतना विरोध, इतना आंदोलन क्यों हुए? उसके पीछे एक तुष्टीकरण का भाव और तुष्टीकरण की राजनीति जिम्मेदार है। आजादी के पहले ही भारत को टूटते हुए बचाने के लिए तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण ही भारत को टूटने का कारण बना। और आजादी के बाद 60 के दशक के बाद ये तुष्टीकरण धीरे 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 वोट बैंक निर्मित करने का एक जरिया बना। और वोट बैंक के आधार पर अपनी सत्ता को बचा रखना, वोट बैंक के आधार पर दूसरी बार सत्ता पर आना, सालों साल सत्ता पर आना, इसकी आदत जैसे कुछ राजनीतिक पार्टियों को पड़ गई। और इसी के कारण ऐसी कुप्रथाएं चलती रही। ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति ने इस देश का कई दृष्टि से नुकसान किया। ट्रिपल तलाक तो उसका एक उदाहरण है। इस देश के सम विकास के आड़े भी ये तुष्टीकरण की राजनीति आई है। इस देश के सामाजिक समरसता के आड़े भी तुष्टीकरण की राजनीति आई है। इस देश के हर नागरिक के अंदर, अपने मन के अंदर देश को उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाने की, देशभक्ति जगाने के बीच में भी ये तुष्टीकरण की राजनीति आई है। और ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है जो इतने साल तक ये कुप्रथा को भारत के लोगों पर थोपा गया। इसके पक्ष में बात करने वाले कई सारे तर्क देते हैं, मैं एक एक करके उस तर्क के बारे में भी बताऊंगा, मगर उसका मूल कारण है वोट बैंक की राजनीति और शॉर्टकट लेकर सत्ता प्राप्त करने की पॉलिटिक्स। जब आप समाज का पूरे समाज का विकास की कल्पना लेकर जाते हो तब परिश्रम करना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, इसके लिए आपके मन के अंदर संवेदना चाहिए, वोटों की लालच नहीं चाहिए। अब जब जिनके मन में वोटों की लालच है, सत्ता की भूख है, लोगों के लिए संवेदना नहीं है, वो तुष्टीकरण जैसे शॉर्टकट को अपनाते हैं। देश का सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास करने के लिए कोई प्रायोरिटी की जरूरत नहीं है। प्रायोरिटी तय है। जो अभाव में जी रहा है, चाहे किसी भी धर्म का हो, जो गरीब है चाहे किसी भी धर्म का हो, जो पिछड़ा है चाहे किसी भी धर्म का हो, विकास की दौड़ में जो पिछड़ गया है उसको ऊपर उठाओ, अपने आप समाज सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास के रास्ते पर चल जाएगा। इसके लिए कोई तुष्टीकरण की जरूरत नहीं है। गरीब गरीब होता है, पिछड़ा पिछड़ा होता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, इसकी गरीबी ही उसको विकास के लाइन में सबसे आगे खड़े रखने के लिए पात्र बना देती है, इसका धर्म नहीं बनाता है। परंतु ये जो राजनीति 60 के दशक के बाद कांग्रेस ने शुरू की और बाकी सब पार्टियों ने धीरे धीरे इसका अनुकरण चालू करा, इसने हमारे देश के राष्ट्र जीवन को भी बड़ा असर पहुंचाया है, हमारे देश के लोकतंत्र को भी बड़ा असर पहुंचाया है, हमारे समाज के देश के समाज जीवन को भी बड़ा असर पहुंचाया है और देश के गरीबों के उत्थान को भी बड़ा असर पहुंचाया है। तो मूलतः तो मूल आघात करने की जरूरत है तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स पर। और मैं मानता हूं 2014 में इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर तुष्टीकरण की राजनीति के अंत की शुरुआत की। और बगैर तुष्टीकरण, सम विकास, सर्वस्पर्शीय विकास,
सर्वसमावेशक विकास के आधार पर यह सरकार 5 साल चली, इसी लोकतंत्र के दायरे में रहकर चुनाव लड़ा गया और 5 साल के ये सम विकास की थ्योरी को, नरेंद्र मोदी जी की सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास की थ्योरी को 2019 में थप्पा लगाकर तुष्टीकरण को हमेशा के लिए देश से मुक्त करने के लिए इस देश की जनता ने दोबारा मैंडेट, और आज दोबारा मैंडेट लेने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में आई है और उसी बहुमत के आधार पर ट्रिपल तलाक के दूषण को खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। दुहाई देते हैं कि ट्रिपल तलाक मुस्लिम शरीयत का अंग है, हमारे धर्म के रीति रिवाजों के अंदर आप दखल मत करिए। मैं आज यहां कहना चाहता हूं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मोरक्को, ट्यूनेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, इजिप्ट, लंका, ईरान, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, सूडान, सीरिया और मलेशिया, 19 देशों के मैं नाम बोला हूं, उसमें से 16 देश घोषित रूप से इस्लामिक देश हैं, घोषित रूप से इस्लामिक। और इस 16 देशों ने 1922 से लेकर 1963 तक, 1922 से लेकर 1963 तक अलग अलग समय पर ट्रिपल तलाक को तलाक देने का काम पहले ही कर दिया है। 1963 मतलब 56 साल पहले ये काम हुआ, हमें 56 साल लगे काम करने के लिए। उसका मुख्य कारण कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति थी। और अगर ये शरीयत का हिस्सा होता, इस्लामिक संस्कृति का हिस्सा होता, तो इतने सारे श्रीलंका छोड़कर सारे इस्लामिक देश, 18 इस्लामिक देशों ने उसको हटा दिया। वो क्यों हटाते भला? इस्लाम के खिलाफ जो काम है वो क्यों करते? यही बताता है कि ये गैर इस्लामिक है, इसको कुरान का समर्थन प्राप्त नहीं है। और ये सारे देशों को हटाने के बाद भी भारत में 2019 में जब दोबारा नरेंद्र मोदी सरकार बनी, तब जाकर ये ट्रिपल तलाक के दूषण से देश की मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति मिली। मित्रों, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 5.5 साल के अपने कालखंड के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय। कुछ सरकारें 25-30 साल चलती है तो 4-5 ऐतिहासिक निर्णय करती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर 25 से ज्यादा ऐतिहासिक निर्णय कर इस देश की दिशा बदलने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचायक। कई लोग आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर, कि हमने ये काम जो किया है वो मुस्लिम विरोधी काम। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक केवल और केवल मुस्लिम समाज के फायदे के लिए है। किसी के फायदे के लिए है तो मुस्लिम समाज। इससे कोई हिंदू, ईसाई, जैन को फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको तो ट्रिपल तलाक की प्रताड़ना सहनी ही नहीं पड़ती थी। ट्रिपल तलाक की प्रताड़ना मुस्लिम समाज की आबादी के 50% मतलब सभी मुस्लिम बहनों और माताओं को सहनी पड़ती थी। ये उनके फायदे के लिए है। उनको, नारी को ईश्वर ने जो अधिकार दिया है, समानता का अधिकार, वो अधिकार उसको प्राप्त हो, इसलिए ट्रिपल तलाक लेकर आए। और आज भी अगर हम नहीं लेकर आते हैं तो दुनिया के सामने मैं मानता हूं कि भारत की लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धब्बा होता अगर आज भी हम न करते तो। और ऐसा नहीं है कि लड़ाई आज की है। एक कुप्रथा के सामने मुस्लिम बहनों ने, मुस्लिम माताओं ने बहुत सालों से अपनी लड़ाई चालू करी थी। एक ऐतिहासिक शाहबानो केस आया, इंदौर की रहने वाली शाहबानो, उनको ट्रिपल तलाक दे दिया गया। शाहबानो जी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट से लेकर हाई कोर्ट तक और अंत में सुप्रीम कोर्ट तक अपने मेंटेनेंस के लिए एक न्याय की लड़ाई लड़ी। और सुप्रीम कोर्ट ने
23 अप्रैल 1985 के दिन 1985 23 अप्रैल को चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में उसकी खंडपीठ ने साहबानों के पक्ष में फैसला दिया और एक ऐतिहासिक कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। सब आशा करते थे, चलो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, पॉलिटिकल विल नहीं थी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सरकार इसको आगे बढ़ाएगी। ट्रिपल तलाक को एबोलिश कर दिया सुप्रीम कोर्ट। मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तलाक देना है, डाइवोर्स लेना है तो उसके कारण देने पड़ेंगे, इस साहबानो केस ने स्पष्ट कर दिया। मगर उस वक्त सबसे बड़े बहुमत वाली सरकार थी देश में। श्री राजीव गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री लगभग 400 के बहुमत के साथ संसद के अंदर शासन कर रहे थे और वो दिन संसद के इतिहास में एक काला दिन माना जाएगा कि मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स सोच रखने वाले लोगों के और वोट बैंक के दबाव में आकर राजीव गांधी ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त कर मुस्लिम महिलाओं को फिर से एक बार ट्रिपल तलाक के दूषण को उनके पर थोप दिया। और आज भी कांग्रेस पार्टी, आप सब लोग सेम कह रहे हो, कांग्रेस पार्टी को आज भी शेम नहीं है, उनको जरा भी संकोच नहीं है। वो निसंकोच कहते हैं कि हम ट्रिपल तलाक के पक्ष में हैं, ये रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं देते। जब हमारे मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद बिल लेकर आए, उन्होंने पूछा भैया बताओ कि क्यों रहना चाहिए कानून, इससे मुस्लिम महिलाओं का भला किस प्रकार से है, कोई तर्क दे दे, हम मानेंगे, हम खुले मन के साथ आए हैं। एक जस्टिफिकेशन तो दे दो। जस्टिफिकेशन नहीं देना, इधर की दलील उधर की दलील कर इसका विरोध करना और ये विरोध दर्ज करा देना, जिससे हम अपनी वोट बैंक को संभाल कर रहे। 3 तलाक को लेकर प्रोग्राम में दिल्ली में मरकजी वजीर अमित शाह खिताब कर रहे थे। 3 तलाक कानून किस लिए सरकार ने लाया, इसकी तफसीलात भी उन्होंने इस प्रोग्राम में बताई है। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली